अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब तो रिटायर्ड जनरल हैं। मोहसिन जो है ना, ख्वाजा आसिफ, वो आज उनके ख़िलाफ़ बोल पड़े। वैसे तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, लग यही रहा है कि ये एक एजेंडा है, मकसद उसका ये है एक स्टेज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करें या इस्तेमाल हो जाएं और उसके बाद अगली इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पहले के साथ। अच्छा जी, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आप फ्री बनने की दरख्वास्त दे दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और क्या मखसूस नशिस्तों का केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत के लिए आएगा। राफेल के बाद F-35 की बाज़गश्त क्या है, और ईरान के ख़िलाफ़ हमारे चंद सहाफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपने मोहसिन के ख़िलाफ़ बोल उठ खड़े हुए, और नून लीग खुलकर उन जर्नलों के ख़िलाफ़ खुलकर बोल लेते हैं जो अब बेअसर हो चुके हैं और जिनके जराइम सभी जान चुके हैं। गैर कानूनी काम, बहुत से काम ऐसे हैं जो सारे रिकॉर्ड के ऊपर अब सामने की बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अभी लंदन की वापसी सरेंडर था, ये कहना था जंग नहीं लड़ सकते, फ़ौजी वक़ार की तौहीन थी। इस वक्त के आर्मी चीफ और वज़ीरान ने मिलकर कौमी वक़ार को ठेस पहुंचाई। ख्वाजा आसिफ फिर बताएं, कारगिल जंग के दौरान पकड़े गए इंडियन पायलट नाजी गुप्ता की वापसी की वापसी सरेंडर थी या नहीं। 2019 में जब भारत ने पुलवामा वाक़े के बाद जारियत की तो इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े हुए कहा था कि अगर भारत हम पर हमलावर होगा तो हम सोचेंगे, बाद में जवाब पहले देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, हमने भारत को दुगना जवाब दिया। ख्वाजा साहब ने कहा था कि पिछले चंद सालों में कुछ पाकिस्तानी नसाद इसराइल लेकर किस तरह गए, किसने मुआवनत दी, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। ये पाकिस्तानी नसाद नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी थे। गज़ा में जारी आपके सामने है जो कुछ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का इसराइल का दौरा, पाकिस्तान के ज़ख्मों पर नमक पाशी और रियासत की तौहीन है। उनके ना सिर्फ नाम सामने लाने चाहिए बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए भी, हुकूमत की यह ज़िम्मेदारी है। जब आप ये सारा कुछ छुपा रहे हैं तो आप शरीके जुर्म है ना फिर तो, और शरीके जुर्म होने के साथ साथ जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये कारनामा आपके दौरे हुकूमत में हुआ था। ये रिकॉर्ड समझना है आप समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी से आपके नॉलेज में आएंगी, आपको पता भी चलेगा क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस नज़रसानी के केस में जो अहम डेवलपमेंट हुई है, और KPK की हुकूमत ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नज़रसानी केस में सूबाई हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली लाजमी फ़रीक है। नज़रसानी दरख्वास्त गुजारों ने जानबूझकर फ़रीक नहीं बनाया और अदालती फ़ैसला से सूबाई हुकूमत के बुनियादी हकूक़ और मफादात वाबस्ता है। वो बात लॉजिकल है जो कि सीटें जो हैं वो उनकी हैं। इस्तदा की गई है कि KP हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के केस में फ़रीक बनाया जाए, और ये यानी मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा था। मखसूस नशिस्तों का केस हारे को पता क्या होना है, आइनी बेंच ने क्या करना है, को हाई कोर्टों में बाकी जगहों के ऊपर आप सब लोगों के सामने एक एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हालात और वाक़यात हैं, वो सब समझ सकते हैं आप। कोई मुश्किल या बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सारी बातों को, और आप समझना नहीं चाह रहे तो एक अलहदा बात है, आप समझना नहीं चाह रहे तो एक अलहदा बात है, मगर हालात और वाक़यात बड़े सीधे हैं, बड़े सादा हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो क्या किया था, आइन में तरमीम की कि मखसूस नशिस्तों में सीट किसी दूसरी सियासी जमात को दी जा सकती है। अब ये कैसे कर सकते थे? भाई आइन ने बाकायदा तरीक़ाकार बताया है कि मखसूस नशिस्तों की किस रेशो से सीटें मिलनी। यहाँ क्या हो गया, इस कानून में तरमीम की गई इलेक्शन एक्ट के अंदर, और ये राइट दे दिया गया कि जो तांगा पार्टी भी हैं, जो बड़ी मखसूस कम सीटें भी हैं, वो अपने हिस्सा के मुताबिक दूसरे से ज़्यादा ले जाएं। मखसूस चीज़ें परसेंटेज के मुताबिक मिलनी है ना, वो लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है।
और ये जो आइन, ये जो कानून में तरमीम की थी, ये मैंने चैलेंज की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो पेंडिंग चली आ रही है बड़े अरसे से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े अरसे से पेंडिंग चली आ रही है, और हम बार बार जिक्र करते हैं उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, ठीक है ना जी, बड़ी वजाहत के साथ जिक्र करते हैं, लेकिन नहीं, अरे नहीं हो पा रहा, नहीं देखे जा रहे। मुख्तलिफ जजेस आए, मुख्तलिफ ऑर्डर्स हुए, और अब जब इसकी समाअत शुरू होने लगी थी तो उसके फ़ौरन बाद ये नज़रसानी की दरख्वास्तें लगा दी गई। ये हालात और वाक़यात सारा सामने। राफ़ेल के बाद F-35 का नंबर लग गया। ईरान का इसराइल का तीसरा F-35 लड़ाका त्यारा मार गिराने का दावा है, और एक इसराइली पायलट पकड़ने का दावा भी सामने आया। गुज़श्ता शब भी ईरानी मीडिया की जानिब से 2 इसराइली F-35 तैयारे मार गिराने और एक खातून पायलट की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। ताहम इसराइली फ़ौज ने त्यारा मार गिराने के दावे की तरदीद की थी। F-35 जो लड़ाका त्यारा है ना, ये जेट 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका जेट है, और उसे अपने सुपरसोनिक रफ्तार के लिए जाना जाता है। उसके 2 फासले से अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत भी है। इसे मैदान जंग में जदीद तैयारों में सर फहरिस्त बनाती। तो ईरान ने तो नाको चने चबवा दी हैं ना अब सारी बातों को सामने रखते हुए। पाकिस्तान माली साल 2025 और 2026 के वफाकी बजट में निज़ाम इंसाफ के लिए अपनी फंडिंग में नुमाया तौर पर इजाफ़ा किया है, जिसके लिए मखसूस रकम 4 अरब रुपये की गई है। सिर्फ 4 अरब रुपया, जो 8.42 मिलियन से बढ़ाकर 12.5 बिलियन रुपए रखा गया है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की कम दर्जा बंदी के मुताबिक खातर खा इजाफा हुआ है, और मुल्क की आलमी सतह 142 ममालिक में 129वें नंबर पर है, और कानून की हुक्मरानी की पाबंदी के लिहाज से जनूबी एशिया के 6 ममालिक में 5वें नंबर पर था। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माली साल 2025-26 के लिए 6.64 बिलियन रुपए वसूल करेगा। तकरीबन कुछ 7 अरब रुपये के करीब बनते हैं, जो तकरीबन 2 बिलियन का इजाफा है। आखिर इतनी नवाज़त किसके लिए की जा रही, और ये सब मकासद पूरे किए जा रहे हैं, बज़ाहिर लग यही रहा है, क्योंकि अदल को अपने घर की बांदिश समझ ली है इन्होंने, और अदल जिसकी ज़िम्मेदारी है वो भी लग रहा है कि वन साइडेड है, और तमाशा चल रहा है सारा। यह अब कुछ सहाफ़ियों ने जो इसराइल के बारे में जो सारी बातें ईरान के ख़िलाफ़ कुछ ट्वीटें की, और अब इमरान मिसाल के तौर पर चलें, पहले तो हसन अयूब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी इमरान ख़ान की जानिब से अभी तक ईरान और इसराइल जंग के मतलब ट्वीट क्यों नहीं किया गया। अभी अब जेल में उनके पास मोबाइल तो नहीं है कि फ़ौरन ट्वीट करें। असला मसला कुछ और है। इमरान खान से की जानिब से कोई ट्वीट उनसे मुलाकात के बाद आता है, और यही होता आ रहा है। अब गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सवाए इनके कि उनके 2% के मालिकान शायद खुश हो जाएं। वसीम बादामी ने पोस्ट डिलीट कर दी है, और वजूहात उन्होंने इसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी, मगर अब वसीम बादामी की बात होगी, मगर तीर कमान से निकल चुका है। मसूद का कहना था कि ईरान में दफा की सलाहियत मौजूद ही नहीं, तो क्या ज़रूरत थी इसराइल से पंगा लेने की। उसका ये जुमला बहसीत एंकर भी बहुत सवाल उठा रहा है, मगर बादामी साहब शायद जानते नहीं कि पंगा इसराइल ने लिया है, ईरान ने नहीं लिया। बादामी साहब, भारतीय मीडिया इसराइल की हमात में खुलकर सामने आ गया और इसराइल की मदद करने की अपीलें करता रहा। ईरानी कायदीन की मौत पर खुशियाँ का इजहार, ईरानी अवाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने की उकसाते रहे, और अरनब गोस्वामी इसमें सर फहरिस्त थे। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में 7 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर ज़ख्मियों की तादाद 100 से बढ़ गई है। इसराइली हुकाम ने फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। दूसरी जानिब इसराइल के ताज़ा हमले में 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हो गए, और इसराइली हमलों में अब तक 9 जौहरी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। ईरान का इसराइल पर मज़ीद हमलों का ऐलान। अब कमाल की बात यह है, बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका को आगाह कर दिया है, वो को साथ खड़े हैं ना,
करमानशाह और शराज समेत इसराइल के ईरान के 5 मुख्तलिफ शहरों में हमले, और इसराइल ने दावा किया है कि वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है। 24 घंटों में ईरान में 150 मकामात को निशाना बनाया जा चुका है। नुकसान तो बहुत है, इंसानियत का है, और मुसलमान खामोश बैठे हैं। खड़े हो जाओ मुसलमानों। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।